बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? देखिए, सदियों पहले जब प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जब वो किसी दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो फ़ौरन ही पीछे भाग आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे भाग आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे भाग आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या चल रहा है? टू एंड फ्रो। और कुछ की अदा ये थी कि जब वो किसी दूसरे के करीब पहुंचते तो उसके करीब पहुंचते ही वो उसके अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। तो वहाँ पे सोचा गया कि यार ये क्या चल रहा है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, मोशन तो अलग अलग हमें दिख रही है, क्या इनके रिजल्ट्स सेम है? ये चेक किया जाए। तो इस तरह से इनको कंपैरिजन में डिस्कस किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये रीज़न आप नहीं देंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही है कि सर आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर किया जा रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर सुनिएगा। हम ये बात आपको प्रीवियस वीडियो में कह चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है जिसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ही एग्जिस्ट ही नहीं करते। और हम ये चाहते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेप्लिका निकल आए तो फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए फार्मूला डिराइव करके सिंपल हार्मोनिक मोशन पे अप्लाई कर देंगे। इसीलिए इनको कंपेयर किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने एग्जांपल कंसीडर की थी वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो वही हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक मैस m अटैच किया हुआ है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि कंसीडर अ मैस m सस्पेंडेड विद अ स्प्रिंग वर्टिकली, इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड x0। ये चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अज्यूम करते हैं कि इस मैस के साथ हमने एक पॉइंटर P1 कनेक्ट कर दिया जो कि अभी क्या है, एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन का हमने A पॉइंट का नाम दिया हुआ है। अब ये पॉइंट A पे जब पॉइंटर P1 मौजूद होगा तो इसका मतलब टाइम t क्या होगा? 0 होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये पॉइंटर P1 A पॉइंट से मूव करके B पे पहुँचेगा तो इससे टाइम कितना लगेगा? t/4। फिर ये B पे रुकेगा नहीं बल्कि ये वापसी आएगा पॉइंट A पे। अब टाइम कितना लगेगा? t/2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ A पे रुकेगा नहीं बल्कि A से C पहुँचेगा। जब C पे पहुँचेगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड T किसके इक्वल होगा? 3t/4। फिर डियर स्टूडेंट्स, ये C पे नहीं रुकेगा, दोबारा A पे पहुँचेगा। जब A पे पहुँचेगा तो टाइम पीरियड T जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल T के इक्वल बन जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जब पॉइंटर P1 A से B, B से A से C, C से A पहुंचा तो इसका मतलब उसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। अब इस मोशन पे गौर किया जाए, टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं है? है, अबाउट मीन पोजीशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर पॉइंटर P1 किसी भी इंस्टेंट तक मूव करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मूव करता है, तो इसका मतलब ये जो सारा आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा और जिसे हमने x से शो किया हुआ है। और अगर यही पॉइंटर P1 A से पॉइंट B पे पहुंचता है तो इसका मतलब ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है, जिसे आप x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होती है। अब ये थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ज़रा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट करें जी ये हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर क्या है जी? O। और लेट करें कि इस पॉइंट O1 से एक पार्टिकल P है या पॉइंट है P जो चलना स्टार्ट करता है। तो वो O1 से पहुंचेगा D पे, D से पहुंचेगा इस पॉइंट पे, फिर मूव करता हुआ E पे पहुंचेगा और फिर यहाँ E से दोबारा O1 पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरह अगर एक पार्टिकल मूव करता है O1 से D, D से इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब उसने एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लिया और उसे टाइम कितना लगा होगा? T। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यही मोशन अगर देखी जाए
जो पॉइंट P की है इन अ सर्कल, ये कैसी मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये पीरियोडिक मोशन है। अब हम पीरियोडिक मोशन को नहीं कंपेयर करेंगे, अब हम कैसे करेंगे जरा गौर करना। डियर स्टूडेंट्स, लेट करें कि जब आपका पॉइंट P या पार्टिकल O1 से मूव करेगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसे टाइम लगता है जी T। इस टाइम T में सेंटर पे बनने वाला एंगल ऐड करें थीटा है, और सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r की इक्वल है, और उस r को हमने x नॉट के इक्वल कहा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंटर मोशन, ठीक है, और r इज इक्वल टू x नॉट। तो उसी रेडियस r को हमने x नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइम t में या सर्कल में इस पॉइंट P की मोशन है ना, ये वाली, इसको आप फ्रंट से ना देखें, बल्कि आप ऐसा करें कि इसको साइड से देखें। पार्टिकल मूव कर रहा हो और आप उसको साइड से देखेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि पार्टिकल आपको सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि आप जब साइड से देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्टिकल अलोंग द डायामीटर DE पे मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। पक्की बात है ये। आप जब साइड से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो डायामीटर DE के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ की मोशन है? पार्टिकल कर रहा है सर्कल में मूव, आपको साइड से नज़र आ रहा है अलोंग द डायामीटर DE पे मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये उस पॉइंट P का वो प्रोजेक्शन है जो आपको डायामीटर DE के अलोंग नज़र आ रहा होगा मूव करता हुआ। तो उस प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया हुआ है n का। ये वो प्रोजेक्शन है, रेड कलर को जो आपको n नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन है जो मूव कर रहा है अलोंग द डायामीटर DE, O से D, फिर D से O से E, फिर E से O। जैसे ही पार्टिकल अपना एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट करेगा, वैसे ही यहाँ से प्रोजेक्शन n जो है वो भी एक चक्कर कंप्लीट करेगा, O से D पहुँचेगा, और इधर से पार्टिकल O1 से D पहुँचेगा, फिर पार्टिकल D से इस पॉइंट पे पहुँचेगा और प्रोजेक्शन D से O पहुँचेगा, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, प्रोजेक्शन O से E पहुँचेगा, फिर E से O1 पार्टिकल पहुँचेगा और प्रोजेक्शन E से दोबारा O पे आ जाएगा। तो इस तरह एक चक्कर पार्टिकल भी सर्कल में कंप्लीट कर लेगा, और उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा वो भी अलोंग द डायामीटर DE अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो सर्कल में पार्टिकल की मोशन थी पीरियोडिक, लेकिन उस पार्टिकल की प्रोजेक्शन n की जो मोशन है वो तो टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन या अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका मतलब उस पार्टिकल पॉइंट P की प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो तो सेम वैसी मोशन है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी या पॉइंटर P1 की थी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये बात क्लियर हो गई कि इस पॉइंट P के प्रोजेक्शन n की मोशन और पॉइंटर P1 की मोशन सेम है। तो बन गया ना एक दूसरे का रेप्लिका। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इनकी पोजीशन और टाइम को कंपेयर करेंगे और फिर आगे हम देखेंगे कि वो जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूलाए ड्राइव करने हैं वो कैसे करेंगे और कैसे उनको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो चीज़ आपने सीखी वो आपको क्या मिली है उसको आपने यहाँ पे नोट में याद रखना है। वो जी क्या नोट है? नंबर 1 कि a particle moving in a circle with the students with the uniform speed is periodic. देखें ना, जो आपके पास एक पार्टिकल की सर्कल में मोशन है वो कैसी है? वो तो पीरियोडिक है, तो वही बात लिख देगी। लेकिन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ये जो पार्टिकल की सर्कल में मोशन है ये पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें अगर सेकंड एग्जांपल आप याद रखना चाहें तो वो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बॉल स्ट्राइकिंग बिटवीन टू वॉल्स, दो दीवार के बीच में अगर एक बॉल स्ट्राइक कर रहा है तो ये मोशन स्टूडेंट्स क्या है, पीरियोडिक मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो बॉल स्ट्राइकिंग बिटवीन टू वॉल्स क्या है जी, पीरियोडिक मोशन तो है, ठीक है, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तमाम पीरियोडिक मोशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो पीरियोडिक होगी ही होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी होगी वो पीरियोडिक होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीरियोडिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी मोशन की अगर हम वेव फॉर्म देखें तो वो डियर स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस वीडियो भी बता चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये आपके पास साइन कर्व होती है, और इस साइन कर्व में भी अगर आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना चाहें तो वो भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पोजीशन और टाइम पॉइंटर P1 की और पोजीशन एंड टाइम प्रोजेक्शन N को कंपेयर कर लेते हैं। देखें तो सही ना कि रेप्लिका वाकई है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। नंबर 1 पे देखें पोजीशन एंड टाइम ऑफ द पॉइंटर P1। सबसे पहले पॉइंटर P1 जो है ये पॉइंट A पे होगा, जब A पे होगा तो टाइम डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 0। टाइम क्या होगा जी, 0। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ से चलते जाएं, साथ साथ कंपेयर करते जाएं। प्रोजेक्शन N कहाँ पे होगा, पॉइंट O पे होगा। जब पॉइंटर P1 A पे था तो ये देखें प्रोजेक्शन N जो है वो कहाँ पे है, वो पॉइंट O पे है। तो O क्या है, मीन पोजीशन, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या होगा, t = 0। ठीक है जी। फिर आपका पॉइंटर P1 A से पहुँचा कहाँ पे, B पे, और इधर से प्रोजेक्शन NO से पहुँचा D पे। तो इसका मतलब जब पॉइंटर P1 B पे पहुंचा तो टाइम कितना लगा, टाइम T/4। इसी तरह यहाँ पे देखें जब प्रोजेक्शन NO से D पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा, T/4। तो सेम पॉइंट आते जा रहे हैं, D और B देखें सेम आ रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फिर पॉइंटर P1 B से A आएगा, तो B से जब दोबारा A पे पहुंचेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, T/2। इसी तरह यहाँ से D से दोबारा O पे पॉइंट प्रोजेक्शन आएगा N, तो उससे भी टाइम लगेगा T/2। इसी तरह फिर पॉइंटर P1 A से C पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा, 3T/4। यहाँ पे प्रोजेक्शन N जो है वो O से E पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा, 3T/4। फिर C से पॉइंटर A पे पहुंचेगा, टाइम कितना लगेगा, T। इसी तरह प्रोजेक्शन E से O पहुंचेगा तो उसे टाइम लगेगा T। तो वो भी प्रोजेक्शन अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, 1 वाइब्रेशन, और यहाँ से पॉइंटर P1 भी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन N और पॉइंटर P1 का कंपैरिजन देखा। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट हमें क्या मिला, The comparison of the motion of N with that of pointer P1 shows that it is a replica of the pointer motion. So the equations of displacement, velocity and acceleration for the motion N hold for the pointer P1 executing simple harmonic motion. तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बात की थी ना हमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूला की, तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के लिए मैं ये रेज कर देता हूँ और डायाग्राम को हम रहने देते हैं, क्योंकि इसी डायाग्राम से आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और वो फिर यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम से हम क्या निकालने लगे हैं जी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस ट्राइएंगल पे गौर करूं ओ पी और एन, यानी कि अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट O1 से चलना स्टार्ट करे, यहाँ पे पहुंचे और एंगल बनाए थीटा और ये रेडियस किसके इक्वल है, x0 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन n होगा वो इसका मतलब इस पॉइंट पे होगा, ये यहाँ पे देखें ना इस पॉइंट पे पहुंचा होगा। तो अगर ये एंगल डियर स्टूडेंट्स थीटा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की डायग्राम में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं ना, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अब मेरे पास ये ट्राइएंगल बन गई ओ पी एन। मैं इस ट्राइएंगल को यहाँ अलग लिख देता हूँ। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ अलग करूँगा मैं ये डायग्राम, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा अलग कर रहे हैं। एंगल ये आ गया जी थीटा, और इस पॉइंट का नाम क्या है P, और इस पॉइंट का नाम क्या है N, और इसका नाम क्या है जी O। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये हम जानते हैं कि रेडियस R है जो कि x0 के इक्वल है, और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ON, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x। अब डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल फार्मूला जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे भी अप्लाई कर सकें। तो हम निकाल कहाँ से रहे हैं, सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एस, जैसा कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइएंगल। कौन सी जी, ओ पी एन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब मुझे यहाँ से अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे गौर करें, ये क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैं साइन यूज़ करूँ, कॉस यूज़ करूँ या टेन यूज़ करूँ, जिसमें ये हमें मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो इसका मतलब हम साइन यूज़ करेंगे। जिसमें ये दोनों आ रहे होंगे ना वो आप यूज़ करेंगे, तो दोनों तो आएंगे साइन में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, x0। तो अब हमें चाहिए x, तो डियर स्टूडेंट्स x अपनी जगह पे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x0 साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं चैप्टर 5 से s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, और इसको आप थोड़ा सा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी थी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब आप यहाँ पे थीटा की जगह अगर ओमेगा टी लिखते हैं तो आपको ये भी इक्वेशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की मिल जाएगी, साइन ओमेगा टी। लो जी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ हर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखें ना आपके पास पॉइंटर P1 की मोशन अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, जब पॉइंटर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास टाइम t 0 होगा, या एंगल से भी आप कर सकते हैं, टाइम से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आसान वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं कि x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा। तो हम डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, मतलब हम एंगल को लेके चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन कर्व पे गौर कीजिएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ना, एक ही साइकिल बनाए, एक ही चक्कर की हम बात करेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट है O, यहाँ पे टाइम क्या होगा
0 और एंगल थीटा क्या है 0। तो इसका मतलब जब एट t इज इक्वल टू टाइम क्या होगा 0, देन आपने x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसने कितना इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो देखें जी, इक्वेशन आपके सामने x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा की जगह स्टूडेंट्स क्या लिखूँ टाइम t 0 पे थीटा कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0, इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी, एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। अब 90 को हमने π/2 रेडियन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देख लेते हैं जी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन इंटू 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जब एंगल 90 होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसी तरह जब आपके पास व्हेन या ऐड भी कह सकते हैं, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 180, रेडियन की फॉर्म में पाई कहते हैं। तो x क्या होगा जी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन इंटू 180, साइन 180 की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1, ऐसे ना, और नहीं 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। तो x क्या आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास एंगल क्या था 180, तो आप कहाँ पे आ गए, मीन पोजीशन पे आ गए, तो x आपका क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जब आप बात करेंगे कि एट या व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270, अब जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 270, तो 270 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये आपके पास x आ जाएगा माइनस एक्स नॉट। तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या होगी माइनस का एक्स नॉट, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एक्स नॉट होगी। ठीक है जी, लास्ट हमारे पास आ गया जी कि एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 2π का मतलब 360, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 360 साइन 360 की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स 0, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर 0। तो ये हम मीन पोजीशन पे दोबारा पहुंच गए 0 पे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।